सर, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ बैठते, युति करते, लेकिन आम्बेडकरी जो लोग हैं खुद को बुद्धिजीवी समझते, आम्बेडकरवादी समझते, ये आम्बेडकरदारी विचार, फुले शाह आम्बेडकर विचारधारा वाले लोग हैं, वो एक साथ क्यों नहीं आते? आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो बाबा साहब और ओबीसी क्या बताना चाहेंगे ओबीसी के लोग, और ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में क्या बताना चाहेंगे आप? सच्चे आम्बेडकरवादी किसको बोलेंगे? अच्छा सर, संविधान खतरे में है चाहेंगे सर? आप भगवान को मानते क्या? तो अभी जो चल रहा है हिंदू मुसलमान और हिंदू खतरे में है, ऐसी बात चल रही, तो क्या हिंदू खतरे में है? तो मैं ये बोल रहा कि अभी जो युवा वर्ग है, फुले शाह आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन में युवा वर्ग दिख नहीं रहा, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप देखिए, युवा पीढ़ी को? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज हमारे साथ है डॉक्टर लक्ष्मण यादव सर, प्रोफेसर। इनकी किताब प्रोफेसर की डायरी प्रकाशित हुई है। तो सर, ये प्रोफेसर की डायरी, ये किताब जो है, आपको क्या जरूरत पड़ी प्रकाशित करने की? बहुत शुक्रिया आप सबको। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद। मैं आजमगढ़ यूपी का रहने वाला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया और लगभग 13.5 साल दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एडहॉक बेसिस पर था। हम जो कुछ भी बने वो कलम और किताब से बने। अच्छा। सच बोलना और हक की बात बोलना उसी शिक्षा से हमें मिला। बराबर। और जब वही सच और हक की बात बोलने लगे तो हो सकता है लोगों को पसंद न आया हो, तो हमें परमानेंट नहीं होने दिया। अच्छा। हमें नौकरी से निकाल दिया। अब मेरे लिए मुश्किल ये थी कि पहले कभी ज़िंदगी में सोचा था कि कभी बाद में चल करके अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे। अच्छा। अपनी पूरी जीवनी लिखेंगे। लेकिन जब मुझे लगा कि ये घटना मेरे साथ हुई है तो इस बात को अलग से लिखना ज़रूरी है। डायरी में पहले से लिखता था। फिर मुझे लगा कि अगर शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, इनके भीतर क्या कुछ अच्छी कहानियां हैं और क्या बुरा हो रहा है, इन दोनों बातों को हम नहीं बताएंगे तो समाज के बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा कि जिन्हें वो मंदिर मानते हैं उसके भीतर क्या हो रहा है, कैसे उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, कैसे रास्ते कम हो रहे हैं जिससे उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। इसलिए वो किताब लिखी जिसका नाम है प्रोफेसर की डायरी। हिंदी में वो बेस्ट सेलर रही, 40,000 किताबें अब तक बिक चुकी हैं। अब मराठी में उसका अनुवाद हुआ है और मधुश्री प्रकाशन ने उसको मराठी में छापा है जिसका लोकार्पण नागपुर में हुआ है। सही सही सही। मराठी में लोग पढ़ेंगे सर? मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैं ये बोल रहा कि अभी जो युवा वर्ग है, फुले शाह आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन में युवा वर्ग दिख नहीं रहा, तो क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप देखिए, युवा पीढ़ी को? जब इस देश के पूरे इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आप इस पूरे इतिहास को विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में देखेंगे। एक तरफ वो विचारधारा के लोग हैं जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी ताकत देना चाहते हैं। अच्छा। जाति व्यवस्था के नाम पे, मर्दवाद के नाम पे, थोड़े से लोगों के पास सब कुछ रहे। अच्छा। और बाकी लोग गुलाम बने रहे। थोड़े से मतलब कौन? उसमें अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, हिंदू जो खुद को कहते हैं। अच्छा। ताकत आज भी उन्हीं के पास है। विश्वविद्यालयों में, जैसे हम विश्वविद्यालय का रेफरेंस लें, आज भी देश के सभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को देखेंगे तो 90% वो लोग हैं जिनकी पॉपुलेशन 10% है। अच्छा। ये मुट्ठी भर लोग हुए। 90% जिसकी पॉपुलेशन है वो 10% भी नहीं है। तो ये विचारधारा का संघर्ष है। इस विचारधारा की लड़ाई में तथागत बुद्ध ने बराबरी, समता, न्याय की बात की। महात्मा कबीर, फूले, पेरियार, संत रविदास, संत घासीदास, संत गाडगे, शाहू जी महाराज, महात्मा फूले जिसकी ज़मीन पर हम लोग बैठे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मंडल आंदोलन, ये वो विचारधारा है जो समानता और न्याय की बात करती है कि सबको सबके हिस्से का हक, अधिकार, सम्मान मिले। आज हम देख रहे हैं कि बंटवारा होता जा रहा है। वही मुट्ठी भर लोग ताकतवर हो रहे हैं और बाकी लोग और गरीब, कमज़ोर, मजलूम बनाए जा रहे हैं, उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। नौजवानों से मैं केवल एक अपील करता हूँ, पूरे देश के नौजवान और हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के नौजवान, उनको पढ़ना चाहिए, अपना इतिहास जानना चाहिए। सामाजिक न्याय की पाठशाला मैंने अपने YouTube चैनल डॉक्टर लक्ष्मण यादव पर शुरू की थी, इसीलिए कि सामाजिक न्याय का विचार क्या है ये लोग जानें। तो हम अपने नौजवानों को केवल ये कहेंगे कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं
तो आप, महात्मा फूले कहते थे, उन्होंने किताबें लिखी गुलामगिरी, बराबर गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां वो खुद ब खुद तोड़ लेगा। तो हम चाहते हैं देश के नौजवान शिक्षा पाएं, डिग्री वाली ही नहीं, डिग्री वाली तो लें, उसके लिए प्रोफेसर की डायरी पढ़ें कि वो भी कैसे मुश्किल हो रही है, अच्छा ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हर तरह से मंगा सकते हैं, एक बार पढ़ें कि शिक्षा की अहमियत क्या है, और अपने विचारधारा को जानें, उस विचारधारा को कि महात्मा फूले ने लिखा क्या, बोला क्या, लड़ाई कौन सी लड़ी, शाहू जी ने कौन सी कोशिश की थी कि समाज सबका बराबरी का बने, बराबर तमाम संतों महापुरुषों ने कोशिश की, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब मिलकर काम करना चाह रहे थे, मंडल आंदोलन में सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। अगर इतिहास नहीं जानेंगे तो कोई नेता, कोई धर्म, कोई राजनीति उनको भटका देगी, अच्छा कोई पूंजीपति उसको किसी और चीज़ में भटका देगा। मैं नौजवानों से केवल एक अपील करता हूँ, अपने इतिहास को जानो, अपनी विचारधारा को पहचानो, इंसाफ और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, उस विचार के साथ खड़े हो जो सबको बराबरी की बात करती है। सही तो पढ़ेंगे तो अपने आप विचारधारा से जुड़ेंगे। बराबर। जी। तो अभी जो चल रहा है हिंदू मुसलमान और हिंदू खतरे में है, ऐसी बात चल रही, तो क्या हिंदू खतरे में है? अब मैं पूछूंगा कि हिंदू है कौन? अच्छा हिंदू अगर एक धर्म के लोग होते तो दलितों को मूंछ रखने पे मारा नहीं जाता, बराबर घोड़ी चढ़ने से कोई मुसलमान तो दलित को रोकता नहीं, मटका झाड़ू किसी मुसलमान ने पहनाया नहीं, ओबीसी को घर गंगा जल से धुलवाना, ओबीसी को जाति के नाम पर हाशिए पर रखना किसी मुसलमान ने तो किया नहीं, नहीं आदिवासी के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला किसी मुसलमान ने तो किया नहीं कि आदिवासी की पहचान पर हमला करो, आदिवासी के जल जंगल जमीन को छीन लो। अब जब वो लड़ाई लड़ने आए तो उनसे कहो वो हिंदू हैं, वो कहते हैं कि हमारा देवी देवता सब अलग, हमारी उपासना पद्धति अलग, हमारी संस्कृति अलग। जब तुम हिंदू का धर्म नहीं था तब भी आदिवासी था। जयपाल सिंह मुंडा को पढ़ा जाना चाहिए इस देश में, जब वो संविधान सभा की बहस में खड़े होकर कहते हैं कि मैं संधव घाटी सभ्यता का वारिस बोल रहा हूं। लोकतंत्र हमसे आपको सीखना चाहिए। नौजवानों को ये इतिहास नहीं पता है, इसलिए धर्म की लड़ाई में उनका इस्तेमाल होता है। हम कह रहे हैं कि धर्म की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, जिसको मानना होगा धर्म वो अपने दिल में मानेगा। महात्मा कबीर कहा करते थे कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो विश्वास में। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। हिंदू तुरक दो नहीं मेरा, अरे इन दोन रान पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोन रान पाई। हिंदू कहो तो हूँ नहीं, मुसलमान भी ना है। ये संत रविदास ने कितनी बातें लिखी, गुरु नानक ने लिखी, बुल्ले शाह बाबा फरीद ने लिखी। धर्म की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं। जिसे धर्म मानना होगा वो दिल में मानेगा, वो अपने यहाँ जाएगा। दो धर्म को आपस में लड़ाना क्यों? वो अपना माने आप अपना मानो। जो दोनों धर्मों को नहीं मानता वो अपना मानेगा, जो तथागत बुद्ध को मानता है वो अपना मानेगा। लड़ाई हमारी धर्म की है ही नहीं। लड़ाई शिक्षा की है, रोजगार की है, सम्मान की है, हक और अधिकार की है, बराबरी की है। किसी को जात के नाम पर तुम अछूत बनाते रहे, आज भी वो आईएएस बन जाए, वो राष्ट्रपति बन जाए, उसकी जाति नहीं जाती। ये क्या है? ये कौन से धर्म में लिखा है? और इंसान को इंसान से जो बांटे, हम ऐसे किसी धर्म को नहीं मानना चाहते। जो इंसान और इंसान के बीच मोहब्बत पैदा करे, लोगों को जोड़े। आप कुछ भी हैं, मैं कुछ भी हूं, हम दोनों अलग होकर के भी एक साथ मोहब्बत और प्यार से रहें। ये कबीर सिखाते हैं, ये संत रविदास सिखाते हैं, गुरु नानक, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, चोखा मेला, बसवन्ना सिखाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये धर्म की लड़ाई में हमारे देश के नौजवान न जाएं। आप बचाना है तो धर्म मत बचाओ, वो बचा हुआ है, उसके कोई नहीं बचाता। भगवान ने सबको बनाए होंगे, अगर तुम भगवान को मानते हो। अब यहाँ इंसान का हम भगवान को बचाएंगे? सर आप भगवान को मानते क्या? मैं कैसे मानूं? मैं मानता हूं कि कुदरत, अच्छा प्रकृति वो सबसे बड़ी है, इंसान सबसे बड़ा है। इंसान को ही जो मानना है मान लो। सर ये मैं मानता हूं। इसलिए मजहब की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सम्मान की लड़ाई है, इंसान को इंसान के बराबर बनाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में जो भी बाधा बनेगा वो हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई वहाँ है, और यही देश के नौजवानों को भी कहता हूँ, खतरे में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है,
खतरे में है तो इस देश का संविधान खतरे में है, कलम किताब खतरे में है, शिक्षा खतरे में है। अच्छा सर, संविधान खतरे में है? ये तो देश के लोग समझ ही रहे हैं। अच्छा। ये तो सब लोग समझ रहे हैं कि संविधान अगर न होता तो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार हमसे छिन जाता। प्रोफेसर जेल में जाने लगे, रिसर्च स्कॉलर 400 दिन हो गया, 1000 दिन हो गए। इस देश के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, शोधार्थी, प्रोफेसर, पत्रकार, ये लोग जेल में अगर जाने लगे तो संविधान दिक्कत करेगा ना। जो आपसे असहमत हो उसको आप जेल में डाल दो, जो आपसे असहमत हो उसकी प्रोफेसर की नौकरी परमानेंट ना होने दो। संविधान कहाँ बचेगा? अगर आप किसी के खिलाफ बोलो तो वो आपको जेल में डाल दे, आपके अधिकार कम करने लगे, आपको आपस में लड़ाने वाले काम करने लगे, तो फिर हम तो कहेंगे ना कि संविधान कमजोर किया जा रहा है। बैकडोर से नौकरी दे दो अपने लोगों को, आरक्षण खत्म कर दो, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश का कर दो, लेटरल एंट्री जैसे नौकरियों को अपने लोगों को बांट दो, तो संविधान तो कमजोर होगा ना। न्यायपालिका को इतना दबाव में डाल दो कि खुलकर फैसला न ले सके, मीडिया पर इतना दबाव डालो कि वो केवल आपकी भक्ति करे, जनता की बात न दिखाए, तो फिर संविधान तो कमजोर होगा ना। हाँ जी सर, सच्चा अम्बेडकरवादी किसको बोलेंगे? सच्चा, मैं सच्चा उसे मानता हूँ, बाबा साहब खुद कहते थे कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा, बराबर विचार में मिलूंगा। बराबर। जो इंसान को इंसान से बराबर रखने की बात दिल में रखता है, जो जाति व्यवस्था के खात्मे की बात सोचता है, जो पुरुष स्त्री के भेद को मिटाने की बात करता है, धर्म के नाम पर लड़ाने की बात नहीं करता है, हक और अधिकार के लिए जागरूक रहता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारे को मानता है, वो सच्चा अम्बेडकरवादी है। वो किसी भी रूप में हो, वो किसी भी अलग तरह से बात करे, लेकिन जो न्याय की बात करे, समानता की बात करे, वही बुद्ध का वारिस है, वही कबीर का वारिस है, फूले शाहू अम्बेडकर का वारिस वही है जो न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता की जोड़ने की बात करे। जी। और ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, ब्राह्मणिज्म, बाबा साहब तो कहते थे कि पूरे देश की लड़ाई का इतिहास ही इन दोनों का। बुद्धिज्म इंसान को इंसान के बराबर करके जोड़ता है। बुद्धिज्म प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा की पाठ पढ़ाता है। बुद्ध होने का मतलब मेरे लिए एक विचार है जो ज्ञान की बात करता है, प्रज्ञा की बात करता है, शील, करुणा की बात करता है। मनुष्य तो छोड़िए, जीवों की जिंदगी को करुणा से देख करके उनके बचाने की बात करता है। इतना प्यारा रास्ता, विचार बुद्ध का, वो इंसानियत की बात करता है। बाकी सारे लोग तो जो दूसरा खेमा है उसमें बांटने वाले लोग हैं, लड़ाने वाले लोग हैं। थोड़े से लोगों को ताकत में रखें, बाकी लोगों को आपस में लड़ाते रहो। तो मेरा विचार तो इस विचार का है। बुद्ध, कबीर, रैदास, पलटू दादू भीखा, फूले शाहू अम्बेडकर, लोहिया, मंडल, भगत सिंह, ये विचार है जो न्याय की बात करता है। जी सर, आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो बाबा साहब और ओबीसी क्या बताना चाहेंगे ओबीसी के लोगों को? बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के लिए सबसे ज़्यादा समर्पित थे। वो जानते थे कि मेरे समाज में, मैं 32 डिग्रियां और ओरिजिनल डिग्रियां लेकर आया था, फिर भी मुझे सम्मान इतना नहीं मिला। फाइल फेंक के देना, सयाजी बाग में बाबा साहब आखिरी दिनों में उदास होकर रोए थे। संकल्प किया कि मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, अपने समाज के लोगों के लिए काम करूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज को जगा कर गए, आज उनका समाज उन्हें मानता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलित के नेता नहीं थे, उन्होंने मनुष्यता के नाते महिलाओं के लिए तमाम कानून बनाए, लेख लिखे, किताबें लिखी। बाबा साहब को पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से देश के हर नागरिक को बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए को पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं की मुक्ति और बराबरी के लिए कितना कुछ किया, किसानों, मजदूरों के लिए किया। रुपए की समस्या पर लेख लिखा तो आरबीआई की स्थापना हुई। सरकारी कर्मचारियों को वेतन भत्ता, पे ग्रेड, ग्रेचुटी की बात की। मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव की बात की। उसके बाद फिर किसानों को कर्जा माफ़ हो और उनको कैसे सुविधाएं दें। शिक्षा पर बजट का कितना ज़्यादा खर्च होना चाहिए, शिक्षा राज्य को देना चाहिए। ओबीसी के लिए आर्टिकल 340, आर्टिकल 15(4)(16)(4). 1948 में भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का एक कार्यक्रम होता है लखनऊ में, और बाबा साहब वहाँ जाकर कहते हैं
कि ओबीसी और दलित और आदिवासियों को एक साथ आना चाहिए। बराबर। भले ही आप हमसे रोटी बेटी का संबंध मत करो, लेकिन हमारा दर्द एक है, इसलिए हमारी दवा एक होगी। हम एकजुट हो सकते हैं। आज इस देश को उसी एकजुटता की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हर समाज के लिए, इंसानियत के लिए इतना कुछ किया है कि सबको अपना उसमें मिलेगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर, इस तरह के लोग किसी देश में बहुत कम होते हैं। उनका सम्मान होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए और उनके विचारों पर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। सर, अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ बैठते, युति करते, लेकिन आम्बेडकरी जो लोग हैं खुद को बुद्धिजीवी समझते, आम्बेडकरवादी समझते, ये आम्बेडकरदारी विचार, फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा वाले लोग हैं, वो एक साथ क्यों नहीं आते? बाबा साहब के समय ही उनके खिलाफ बहुत सारे उन्हीं के अपने समाज के लोग खड़े हो गए थे, खड़े कर दिए गए थे। बाबा साहब ने जितने संगठन बनाए, उनके जाते ही उन संगठनों में इतने टुकड़े हुए। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, कितने टुकड़े हुए। जितने संगठन बाबा साहब बना के गए, क्यों बाबा साहब ने इसलिए कहा कि बड़ी मुश्किल से कारवां यहाँ तक लाया, आगे न ले जाओ पाओ तो यहीं छोड़ देना। लेकिन सब टुकड़े में बटे। मानवर कांशीराम ने बाम सेब बनाया, उसके बाद कितने टुकड़े बाम सेब के हुए। मैं इसे, ये एक मुश्किल है, एक चुनौती है, लेकिन मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनानी चाहिए। अच्छा। न्यूनतम सहमति मतलब हमारे में 10 में से 6 बातें मान लीजिए नहीं मेल खा रही हैं, लेकिन 4 जगह हम और आप बराबर हैं, तो हम उस 4 जगह एकजुट खड़े हो जाएं। इसलिए हम तो अपील करते हैं, हम तो ओबीसी समाज के भी लोगों से कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, जानो। ऐसे ही आदिवासी समाज के लोग, आज ओबीसी समाज के लोग बाबा साहब को अपना नायक मानते हैं। बहुत जाने कितने कार्यक्रम में, आज ही जब हम और आप बात कर रहे हैं, आज मंडल दिवस है, 7 अगस्त है, और आज जब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बाबा साहब की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है उस कार्यक्रम में, जो ओबीसी का कार्यक्रम है। अच्छा। आदिवासियों के जाने कितने कार्यक्रम में हम गए हैं जिसमें बाबा साहब की तस्वीर लगा के बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा के साथ, टंटिया मामा, टंटिया भील के साथ आदिवासी बाबा साहब को याद करते हैं। महिलाओं के कार्यक्रम हम गए। तो न्यूनतम सहमति पर हम जुड़े। अच्छा। अगर हम आपस में लड़ने के बहाने खोजेंगे तो 1000 मिल जाएंगे। बराबर। हमें भी लोग आलोचना करते हैं, हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम जहां नहीं मेल खाएगा कोई बात नहीं, जहां मेल खाए वहां एक होकर के लड़ लो। तो हमारा संदेश केवल यही है कि न्यूनतम सहमति पर एकता बनाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।